हमारे इंडिया में ना 2 टाइप के इंस्टीट्यूट है। एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है और एक पर्टिकुलर टाइप के इंस्टीट्यूट है जिसको बोला जाता है INIs। MBBS कोर्स की फीस हमारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में वो 1.25 लाख रुपए तक है। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे 8 लाख से 15 लाख रुपए, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे प्लस 20 लाख हो जाएगा। एम्स हिंदुस्तान का नाक है, मतलब टॉप का मेडिकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे कोर्स MBBS की फीस कितनी है? 6,000 रुपए, 4.5 साल की फीस। ये मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब मेरा 12th पास आउट हुआ था। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल इसमें ही एडमिशन लो। तो 2006 से अभी 2025 में हम बैठे हैं, तो अभी क्या चेंज हुआ है कि स्टिल इंजीनियर डॉक्टर ही बनो, या उसके अलावा भी कोई नई फील्ड्स आई है? कोई बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है, कोई बच्चा पिक्चर स्मार्ट होता है, कोई बच्चा म्यूजिक स्मार्ट होता है, कोई बच्चा बॉडीली स्मार्ट होता है, कोई बच्चा पीपल स्मार्ट होता है, कोई बच्चा सेल्फ स्मार्ट होता है, कोई बच्चा नेचुरलिस्टिक होता है। तो ये कैसे पता चलेगा एक स्टूडेंट को? ये उस तरह से उस वक्त पता चलेगा जब स्कूल में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होंगी। edX नाम से IIT बॉम्बे का खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और सर, आपको यकीन नहीं आएगा, जो कोर्सेज आपको बड़े इंस्टीट्यूट में 2 लाख 3 लाख रुपए में सीखने मिल रहे हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मुश्किल से 2,000-3,000 रुपये में। बहुत सारे पेरेंट्स ढूंढते अच्छे टीचर को, मतलब ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन अभी भी टीचर ढूंढ रहे किस लिए? ट्यूशन के लिए। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अभी ट्यूशन टीचर मत ढूंढिए। स्कूल तो वो जा रहा है, सब्जेक्ट तो वो पढ़ रहा है। आप उसकी हॉबीज़ क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसके अंदर कौन सा स्किल्स है, उसके अंदर वो स्किल्स कैसे डेवलप हो सकता है, उसके शौक क्या है, उसको पता ही नहीं है बच्चे को। नमस्कार, मी रोहन मनोहर गायकवाड. तुमचं दी RG शो बाय रोहन गायकवाड या पॉडकास्टमध्ये स्वागत आहे. आजचा आपला प्रश्न आहे, डिस्कशनचा टॉपिक आहे करिअर. ऑफकोर्स करिअर हे खूप वास्ट आहे, जेवढा पण त्याच्यावर डिस्कस करू टाईम कमी पडेल. आणि करिअर नक्की कसं चूज करायचं, काय आपल्याला फॅक्टर्स कन्सिडर करायचे, कुठलीही फील्ड चूज करताना आपल्याला काय गोष्टीची म्हणजे माहिती हवी पाहिजे, त्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आपण फेमस करिअर काउन्सिलर मिस्टर अमीर अन्सारी यांना इन्व्हाइट करत आहोत. मिस्टर अमीर अंसारी, थैंक्स फॉर कमिंग हियर. वेलकम टू द स्टूडियो. थैंक यू वेरी मच सर. हर घर में एक डिस्कशन का होता है कि एडमिशन कौन से कॉलेज में ले, कौन सी फील्ड में रहे. आजकल जो कंपटीशन चल रही है, तो आपके हिसाब से मतलब कौन सी फील्ड बच्चों के लिए ज़्यादा मतलब सक्सेस दिला सकती है, या वो उसमें ज़्यादा हैप्पीनेस उनको मिल सकता है? इफ़ यू कैन शेयर समथिंग. ओके, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के लिए ये पॉडकास्ट रखा है. और चूँकि ये एडमिशन का सीज़न है, इसलिए एक हॉट टॉपिक भी है. और स्टूडेंट्स के लिए इस बार अच्छा ये हुआ है कि काफ़ी स्टेट्स में इंक्लूडिंग CBSE बोर्ड ने भी ऐसा किया है कि बहुत प्रायर एडमिशन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए. और एक अच्छा खासा टाइम है स्टूडेंट्स के पास कि दे कैन स्टडी, दे थोड़ा सा कुछ वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने करियर की तरफ आ सकते हैं. तो आपका जो क्वेश्चन था कि किस में उनको सक्सेस मिल सकता है, तो मैं एज अ काउंसलर कहूँगा कि हर फील्ड ऐसी है जिसमें आपको सक्सेस मिल सकता है. सिर्फ ये एक स्टूडेंट को, एक पेरेंट को सोचना चाहिए कि वो बच्चे का फील्ड प्रॉपरली उसको अगर सेलेक्ट करके दिया जाए तो नॉर्मली वो अपनी फील्ड में अच्छा करेगा. मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल बच्चों को देता हूँ कि एक शार्क है, एक शेर है, एक बाज है. तीनों अपने तौर पर बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर मैं बाज को पानी में डाल दूँ, शेर को मैं जो है वो हवा में रखने की कुछ कोशिश करूं, और ऐसे ही वाइस वर्सा कुछ करूं, तो उनके पावर कुछ काम के नहीं है. जो शार्क का पावर है वो उसके पानी के अंदर ही उसको नज़र आएगा. राइट. तो एक्चुअल जो हमारे वहाँ फिलवक्त जो प्रॉब्लम है वो ये कि स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल तक का स्टूडेंट्स को अपने बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, उसका खुद का सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से 10th स्टैंडर्ड के बाद में जो करियर चॉइस का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे बहुत थोड़ा सा इमेच्योरिटी होती है, जिसकी वजह से
जो कुछ भी बैकग्राउंड, जो कुछ भी पेरेंट्स का पास इंफॉर्मेशन था, उसकी बेसिस पे वो करियर चॉइस करते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं कहूँगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्रो हो रहा है और आज हर चीज़ एक्सेसिबल है। और कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो गांव में रहता हो, थोड़ा स्लम में रहता हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। राइट। अगर उसके पास राइट इन्फॉर्मेशन मिलता है, सही गाइडेंस मिलता है, सही वक्त पे सही वो बच्चा डिसीजन लेता है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हम कहेंगे कि स्काई इज़ द लिमिट। राइट। सो सर, जैसे ही 10th जब हम पास आउट करते हैं तो 3 फील्ड होती है नॉर्मली, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो हम ये कैसे चूज़ करें इसको कि भाई मतलब अगर मुझे 90% है बट मुझे आर्ट्स में जाना है, बट लोग बोलते हैं कि नहीं 90% वालों ने साइंस लेना चाहिए, एक मिथ है। तो आप इस पे मतलब आपका क्या ओपिनियन होगा यहाँ? जी, ये हमारी सोसाइटी का एक ट्रेंड है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि 35-45% आया बच्चे का तो वो ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स की तरफ जाएगा, 60-65 से 45-55 के बीच में आया तो कॉमर्स की तरफ जाएगा, और 75 प्लस है तो वो ऐसा माना जाता है कि उसका हक है कि उसको साइंस में डाला जाए, जबकि ऐसा नहीं है। इन मुंबई और बहुत सारे शहर में, जैसे पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज है, मुंबई में जेवियर्स कॉलेज है, और भी कई कॉलेजेस है जहाँ पे Right. आर्ट्स के कट ऑफ वो 90 प्लस जाते हैं। यस। तो ऐसा नहीं है कि 45% आया तो उसको आर्ट्स लेना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कशन हमको अच्छे से करना चाहिए। अपने जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स, उनको घर पर बैठकर थोड़ा सा एक अच्छा डिस्कशन होना चाहिए। और करियर चॉइस जो है ना, वो 10th के मार्क्स के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये शुरुआत होती है स्कूल लेवल से ही, 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से। जब हम लोग ये कहते हैं ना कि बच्चे का कॉन्शियस जाग गया है, उसको समझ में आने लगता है, और वो मम्मी और डैडी को बोलता है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, या मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, मैं ये टीचर जब क्लास में रहती है तो मुझे बहुत एंजॉय करने मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से एक्चुअली चीज़ें, करियर और ये सारी चीज़ें शुरू होती है। तो हम लोग सिंपल फंडा ये बताते हैं कि देखिए, हमारे पास 10th लेवल तक के स्ट्रीम के चॉइस का ऑप्शन है हमारे को। कुछ बोर्ड्स में, जैसे ICSE में, और कुछ बोर्ड्स में 8 स्टैंडर्ड में ही आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होता है, सब्जेक्ट को आपको कुछ छोड़ना होता है, कुछ नए सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, या फिर उनके पास भी ऑप्शन है कि आप जनरल सब्जेक्ट्स लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो 7th 8 में आते आते हर स्कूल में या हर फैमिली में ये डिस्कशन बहुत अच्छे से होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाऊँगा, या बच्चा खुद इतना थोड़ा सा सोचना शुरू करे कि मुझे क्या करना है आगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ रहा है अब तक। तो पहली चीज़ कि आप 2-3 तरह से सब्जेक्ट के चॉइस, और हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसका एक लिस्ट बना लें, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा ठीक ठाक लगता है, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। और तीसरा वही कि जिसमें प्रॉब्लम होता है कि आपने अपने चाइल्डहुड के ज़माने में सोचा होगा कि ये सब्जेक्ट क्यों है, या ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों आ गया, या ये साइन थीटा किसने बनाया, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में आते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता। तो हम लोग जो हमारा पसंद वाला सब्जेक्ट्स हैं उसका एक लिस्ट बनाकर हम लोग आगे की जो स्ट्रीम है जो हमको चॉइस करना है उससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली देखिए, स्कूल लेवल पे लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है, मैथ्स और साइंस पढ़ाया जाता है, और सोशल साइंसेस पढ़ाए जाते हैं, और इसी से हमारे मिलते जुलते हमारी स्ट्रीम्स हैं। अगर आपका साइंस और मैथ्स अच्छा है शुरू से ही, तो जाहिर सी बात है आपको साइंस स्ट्रीम में जाना अच्छा लगेगा, और आगे करियर ऑप्शंस आपके लिए अच्छे होंगे। आपका मैथ्स, अलजेब्रा अच्छा है, इकोनॉमिक्स आपका अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, आप न्यूमेरिकली स्ट्रांग है बहुत, तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ यानी कि सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेज में बच्चा क्या पढ़ता है, वो लिटरेचर पढ़ता है, इमोशंस पढ़ता है, स्टोरी पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, वो अगर उसको अच्छा लगता है, या ज्योग्राफी में वो कस्टम्स पढ़ता है कि भाई पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर उसके कस्टम्स हैं कैसे, तो ये जियो जिसको पॉलिटिक्स हम लोग बोलते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें में इंटरेस्ट है, तो वो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाए। सो सर, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हो गए जो क्यूरिकुलम में बहुत क्लेवर है, मेरिटोरियस है, बट स्टिल उनको पता नहीं है कि कौन सी फील्ड चूज़ करनी है हमें 10th के बाद, लाइक कॉमर्स जाना है, साइंस जाना है, आर्ट्स जाना है,
जबकि उसका मैथ्स अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे, तो ऐसे बच्चों ने मतलब कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये फील्ड उनके लिए राइट है? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ये स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ स्कूल लेवल पे होना चाहिए और 11-12 जूनियर कॉलेज लेवल पर भी, ताकि बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सके। आपने जो मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा, जिसमें 8-9 टाइप के इंटेलिजेंस हैं। कोई बच्चा वर्ड स्मार्ट होता है, कोई बच्चा पिक्चर स्मार्ट होता है, कोई बच्चा म्यूजिक स्मार्ट होता है, कोई बच्चा बॉडीली स्मार्ट होता है, कोई बच्चा पीपल स्मार्ट होता है, कोई बच्चा सेल्फ स्मार्ट होता है, कोई बच्चा नेचुरलिस्टिक होता है। तो ये कैसे पता चलेगा एक स्टूडेंट को? ये उस तरह से उस वक्त पता चलेगा जब स्कूल में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होंगी। अब मोस्ट हम लोग बोलेंगे अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा, हमारे जो रूरल एरियाज़ का स्कूल है या थोड़ा जो स्लम एरियाज़ में स्कूल है या जो हम लोग बोलेंगे वर्नाकुलर स्कूल्स है, वहाँ पर उतनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होती कि बच्चे को एक्सपोजर मिले, प्लेटफॉर्म मिले। जैसा हमने अपनी स्कूल के अंदर जो है वो मैथ्स डे मनाया, तो मैथ्स डे का मेन हमारा इंटेंशन था कि मिनिमम हमारा लर्निंग आउटकम ये था कि ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि बच्चे के दिल से मैथ्स का खौफ निकल जाए, डर निकल जाए। उसमें हमने मैथ्स को ग्राउंड पर लेकर आ गए, मैथ्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने ग्राउंड पर लेकर आया ताकि उसको फन वे में बताने की कोशिश की। और अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हैप्पी सैटरडे का कंसेप्ट लाया है कि बैगलेस डे का कंसेप्ट आया है कि आपको एक दिन बच्चों को बिना बुक, बिना टेक्स्ट बुक, बिना नोटबुक के पढ़ाना वही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाना है। तो जब चीज़ों को कनेक्ट किया जाएगा, सिलेबस को दुनिया से, वर्ल्ड से जब कनेक्ट किया जाएगा एक्चुअली स्कूल में, तो हमारे बहुत सारे बच्चों को ये पता चलेगा कि उसका खुद का टैलेंट क्या है। जैसे मैथ्स में एक बच्चा बहुत अच्छा था, मैंने उससे कहा कि क्या आप मैथ्स का सॉन्ग लिख सकते हैं क्या मैथ्स के ऊपर? तब यहाँ पर सॉन्ग यानी म्यूजिक इंटेलिजेंस जिसको बोलेंगे, या रिदम जिसको अच्छे से आता है, या थोड़ा सा ये ताल सुर में उसको नंबर को बैठाना है, तो यहाँ पर उसका इंटेलिजेंस पता चलेगा कि मैथ्स में स्ट्रांग है और लैंग्वेज में भी स्ट्रांग है या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एक्टिविटीज़ स्कूल में जब कंडक्ट की जाती है, कॉलेजेस में कंडक्ट की जाती है, तो बच्चा सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर आप और हम ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा कौन सी फील्ड का है। तो सेल्फ अवेयरनेस के लिए स्कूल में, ख़ास तौर पे हाई स्कूल में, जब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में आ जाता है ना, तो हम लोग कहेंगे ना कि बहुत सारे पेरेंट्स ढूंढते अच्छे टीचर को, मतलब ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन अभी भी टीचर ढूंढ रहे किस लिए? ट्यूशन के लिए। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से कहूँगा कि आप अभी ट्यूशन टीचर मत ढूंढिए, स्कूल तो वो जा रहा है, सब्जेक्ट तो वो पढ़ रहा है, आप उसकी हॉबीज़ क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसके अंदर कौन सा स्किल्स है, उसके अंदर वो स्किल्स कैसे डेवलप हो सकता है, उसके शौक क्या है, उसको पता ही नहीं है बच्चे को। तो पहला चीज़ होती है सब्जेक्ट का चॉइस, पसंद। दूसरी चीज़ होती है ये हॉबीज़। तीसरी चीज़ होती है कि आप उसको एक्सपोजर दीजिए। राइट। हम अपने स्कूल से बच्चों को अगर किसी इंस्टीट्यूट में लेकर जाते हैं, किसी जैसे IIT बॉम्बे में लेकर गए, हम ITI में लेकर गए बच्चों को, हम स्कूल के बच्चों को MBA के कॉलेज लेकर जाते हैं, हम बच्चों को अगर फार्मेसी के कॉलेज लेकर जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट करता है कि अच्छा मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, तो साइंस का देखो एक्चुअल केमिस्ट्री का यूज़ यहाँ हो रहा है, फार्मेसी के लैब में हो रहा है कि कोई बच्चा डिस्प्रिन बना रहा है, कोई एस्पिरिन बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको एक्चुअल एप्लीकेशन समझ में आता है कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, जब अगर मैं एयरपोर्ट लेकर जा रहा हूँ बच्चे को, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन समझ में आएगा कि डिस्टेंस कैसे नापा जाता है एक्चुअली। तो तीसरी चीज़ वही है कि एक्सपोजर इस तरह का बच्चे का हो कि वो चीज़ों को, वर्ल्ड ऑफ वर्क को असल समझ सके। और चौथी चीज़ है कि आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं ना, ओलंपियाड्स होते हैं, लैंग्वेज की कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सोशल साइंसेस की कॉम्पिटिशन्स होती है, तो उससे ये पता चलता है कि हमारा रैंक नेशनल लेवल पे क्या है। एक्चुअली बच्चे का कंपटीशन कहाँ हो रहा है? स्कूल में ही हो रहा है। स्कूल में भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ही हो रहा है, स्टैंडर्ड में भी डिविजन्स में ही हो रहा है। अगर एक आध 2 डिवीजन है तो वो 60 में अगर पहला है तो हमारे वहाँ 146 करोड़ लोग हैं जिससे इनका कंपटीशन होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल पर जब होंगी तो थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस होगा बच्चे के पास, और फिर देन ही कैन और शी कैन एबल टू टेक राइट डिसीजन।
राइट। तो सर जैसे सिटी के जो बच्चे हैं इनको जो चलो ठीक है रिसोर्सेज यहाँ पे होते हैं, काउंसिलर्स होते हैं, बट ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा विलेजेस में भी है। यस। ओके, तो ये बच्चों को रिसोर्स या काउंसलिंग मतलब कैसे मिल सकती है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके लिए कितना वरदानदायक है, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। ये जो टेक्नोलॉजी का हम लोग बोलेंगे वरदान मिला है इस जनरेशन को, ये बहुत फॉर्चुनेट हम लोग बोलेंगे काम है इनके लिए। ये बहुत लकी जनरेशन है कि मैंने कहा ना कि आप गांव में हो, आप देहात में हो, किसी रूरल एरियाज़ में हो, किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ है, लेकिन अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो बच्चा स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी कोई कोर्स कर सकता है। उसको कहीं यूएस और यूके कहीं जाने के ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये कि उसको ये पता होना चाहिए कि ये नॉलेज कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसका एक्सेस कैसे होता है। अगर ये एक बार उसको समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, यूडीमी करके एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, माइंड लस्टर करके एक प्लेटफॉर्म है, खान एकेडमी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आपने जो अभी खान एकेडमी से मुझे याद आया खान सर का, आप सोचिए फिजिक्स को भोजपुरी में पढ़ाना, भोजपुरी लैंग्वेज में, वो तो गांव देहात के बच्चे है ना, अलख पांडे सर, इनको कौन एक्सेस कर रहा था? शहर के बच्चे इनको एक्सेस नहीं कर रहे थे। 200-500 रुपए में वो पढ़ा रहे थे ऑनलाइन कोर्स। राइट। तो आप सोचिए कि वो अलख पांडे सर और खान सर कहाँ पहुंच गए, करोड़ का उनका टर्नओवर चला गया सिर्फ ये इंटरनेट के एक्सेसिबिलिटी की वजह से, और उसका फायदा एक्चुअली स्टूडेंट्स को पहुंचा। राइट। तो हमारे स्टूडेंट्स को वो करेक्ट प्लेटफॉर्म्स पता होना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है स्वयं। ये स्वयं जो है वो आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स और उनके फैकल्टी वहाँ से इसका मतलब इनके साथ में कॉम्बिनेशन है, प्लस एडएक्स नाम से आईआईटी बॉम्बे का खुद का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और सर आपको यकीन नहीं आएगा, जो कोर्सेज आपको बड़े इंस्टीट्यूट में 2 लाख 3 लाख रुपए में सीखने मिल रहे हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मुश्किल से 2,000-3,000 रुपये में। आप नीट और जेडबल की फीस का खाली अंदाजा कीजिए, और सेम कोर्स आप पीडब्ल्यू में 5,000 रुपये का है, जबकि आप एक्चुअली फिजिकल क्लास में जाएंगे तो 5 लाख रुपए का है वो। राइट। तो स्टूडेंट अगर प्रॉपर उसको चैनल पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं सिंपल बच्चों को कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। एक इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ा बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर से फैमिलियर होना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब पायलट जैसा कोर्स भी आप इजीली एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि कैसे मशीन चलती है, कैसे वो ऑटो पायलट में चला जाता है और कैसे चीज़ें चलती है। आप हर चीज़ बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बट ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को सीखना होगा कि कैसे हम फोकस करके अपनी चीज़ों को सीखने का है, मतलब सीखने का है। वहाँ पर फिर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई सोशल मीडिया का कुछ मैसेज आ रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल करने आना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। खान एकेडमी मैं कहूँगा, जो बच्चे बहुत गरीब हैं ऐसे बच्चों को 7 स्टैंडर्ड से मैथ्स, जो खान एकेडमी का एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा उनका प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप वर्ल्ड लेवल का मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। मतलब एक बच्चा जो जापान में है और वो 7 स्टैंडर्ड का एज है उसका, मतलब वो 7, 5, 12 साल 13 साल का लड़का है। उसी तरह एक बच्चा यूके में, एक चाइना में, एक इंडिया में, एक और किसी कंट्री में, उसको 7 स्टैंडर्ड में कितना मैथ्स आना चाहिए इंटरनेशनल लेवल का, वो स्टैंडर्ड को खान एकेडमी में मैनेज किया गया है। तो बच्चा अगर वहाँ से ऑनलाइन तरीके से सीखता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, नॉट अ सिंगल रुपी ही हैज़ टू पे। तो ये खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म, ये इस तरह के कई प्लेटफॉर्म से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। सर हमारे टाइम पे कैसा था, जैसे 10th हुआ, 12th हुआ, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इंजीनियरिंग या मेडिकल इसमें ही एडमिशन लो। ये मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, जब मेरा 12th पास आउट हुआ था। तो 2006 से अभी 2025 में हम बैठे हैं, तो अभी क्या चेंज हुआ है कि स्टिल इंजीनियर, डॉक्टर ही बनो, या उसके अलावा भी कोई नई फील्ड्स आई है? नहीं, अभी आप देखिए हमारा पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये एक नया फील्ड है या नहीं? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। लाइट है, कैमरा है, देन उसके बाद एडिटिंग होगा, देन उसके बाद में वॉइस ओवर के ऊपर कुछ काम होगा, आपका जो है वो कुछ नाम के साथ में कुछ चीज़ें आएंगी।
आज की तारीख में सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ की तादाद में यूट्यूब चैनल्स है। राइट। ये यूट्यूब चैनल में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ पॉडकास्ट की शक्ल में, कभी कुछ और शक्ल में, कोई Right. शॉर्ट्स बना रहा है। कोई सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। आप यहीं से शुरू करेंगे तो वीडियो एडिटर, आप खाली naukri.com पर जाइए सर, राइट। या monster.com पे जाइए, जहाँ से जॉब के लिए आमतौर पे बच्चे, आप वहाँ पे वीडियो एडिटर डालिए और अपना लोकेशन डालिए। कम से कम मिनिमम 100 जॉब्स अवेलेबल है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। वो भी आपको मैं मतलब औरंगाबाद या इस तरह के ऐसे जो थोड़ा बहुत अच्छे माने हुए शहर नहीं है, मेट्रोपॉलिटन नहीं है, वहाँ पर इस तरह की जॉब्स अवेलेबल है। आप देखिए, एक्सप्लोर अगर करेंगे, ये जो लाइट है, लाइट कंसल्टेंसी नाम का एक फील्ड है कि जो बंदा इंटीरियर डिजाइनिंग किया हुआ है उसके अंदर मल्टीपल अलग अलग जो है स्पेशलाइजेशन है कि आपकी ऑफिस अगर बॉस है आप, तो आपकी ऑफिस में लाइट कैसा आएगा। राइट। आपका अगर कॉन्फ्रेंस रूम है, मीटिंग रूम है, तो वहां पे लाइट कैसा आएगा। लाइट खरीदने बेचने वाला इलेक्ट्रिशियन वो अलग है, लेकिन लाइट लगेगा कैसा, लाइट आएगा कैसा। आप देखिए बहुत सारे अभी बड़ी बड़ी जो हमारी बिल्डिंग्स है, जैसे म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग है ना, हमारे CST के ऊपर हमारा मंत्रालय है, पर्टिकुलर ओकेजन पर वो सजता है, संवरता है ना, उसको पर्टिकुलर डिज़ाइन दिया जाता है। कौन करता है? ये एक लाइट कंसल्टेंसी वाली फील्ड है। उसी तरह से आप देखिए एक फील्ड है मेडिकल में, जैसा आपने कहा कि आज डॉक्टर्स जो है ना, वो सबसे पहले कहते हैं कि आपको टेस्ट करना होगा। अब ये टेस्ट में तकरीबन सर 18-19 टाइप के पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के टेस्ट मतलब कोर्सेज अवेलेबल, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन है, कार्डियक केयर टेक्नीशियन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है, नर्सेज हैं, देन उसके बाद में डायलिसिस टेक्नीशियन है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इवन अभी बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे मिठीबाई कॉलेज मुंबई का, इस कॉलेज ने अभी BSc इन बायोमेडिकल जेनेटिक्स इस तरह का नया कोर्स शुरू किया हुआ है। फिर आप एक कोर्स देखिए रियल एस्टेट मैनेजमेंट। आज मुंबई के अंदर स्लम्स की जो इलाके हैं उसको रीडेवलप किया जा रहा है। तो ये जो रीडेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस है, इसमें जो पेपर वर्क लगता है कि महाडा है, देन BMC का क्लियरेंस है, देन आपको फायर ब्रिगेड का क्लियरेंस मिलेगा, देन कितना एरिया आपको मिलना चाहिए, कितना एरिया आप ऑक्यूपाई किए हुए थे, ये पूरा का पूरा पेपर वर्क करके आपको जो शख्स देगा, आपको काम करके देगा, वो रियल एस्टेट मैनेजमेंट का कोर्स। तो उसी तरह से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड टूर मैनेजमेंट। मतलब आज देखिए खिलाड़ी प्लेयर्स हमारे वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी प्रतिभा बता रहे, तो उनको लेके कौन जाएगा? कोई ना कोई तो बंदा होगा, वो नॉर्मल टूर एंड ट्रैवल से तो जाएंगे नहीं। उनका पूरा पैकेजिंग। फिर मेडिकल टूरिज्म, राइट, कि एक बंदा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला था, लेकिन उसका कोई ना कोई भाई, बेटा, बहन, उसने मेडिकल का कोर्स किया हुआ था, उन्होंने अब बाहर के जो पेशेंट आते हैं उनका रहना खाना, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होगा, कौन से मतलब होटल में वो ठहरेगा, क्या क्या टेस्टिंग करना है, पूरा पैकेज बनाकर। तो ऐसे कई कोर्सेज है जो हमारे बच्चे बच्चियां, बहुत सारे बच्चियों को घर से बाहर निकलने नहीं मिलता है। तकरीबन जो है वो मोर देन 16 नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज है जहाँ आप घर बैठे काफ़ी कोर्सेज कर सकते हैं जो डिस्टेंस मोड वाले। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो इतने सारे हो चुके हैं कि कोई ऐसा सिंगल कोर्स ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि उसको वो सीखने के लिए नहीं मिल रहा। आज कई बच्चे, सिंपल ऐप है डिओलिंगो का, आपको कौन सी लैंग्वेज सीखना है? जापानीज सीखना है, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है, रशियन सीखना है, अरबिक लैंग्वेज, आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप आसानी से 1 महीना 2 महीना 6 महीने के अंदर आप थोड़ा बहुत इतना कुछ सीख लेंगे कि आप उसके नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं आप। राइट। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमारे बच्चों का एक्सपोजर नहीं है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्कूल का। तो हमारे वो बच्चे जो स्कूल्स में, जिस तरह के स्कूल्स में जा रहे हैं ना, वहाँ पे स्कूलों को ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है। और अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसी तरफ एक कदम गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। और महाराष्ट्र स्टेट में अभी ये पहला साल है हमारा, फर्स्ट स्टैंडर्ड को NAP के तहत लाया गया है। बाकी ग्रेजुएशन लेवल पर ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। अभी सेकेंड ईयर में हमारे जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो नए पैटर्न से ही पूरा सब कुछ सीख रहे हैं। तो स्कूल लेवल पर थोड़ा सा टीचर्स और मैनेजमेंट और थोड़ा सा पेरेंट्स वगैरह स्कूल लेवल पे कुछ काम करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। सर एक केस आई थी हमारे पास, आई थिंक 3 वीक पहले। स्टूडेंट था साइंस का, अभी यूट्यूब पे जाता था, इन्फ्लुएंसर्स को देखता था, तो उसे मर्चेंट नेवी में जाना था। राइट।
12th का रिजल्ट आया, बाद में डिसीजन चेंज किया कि मर्चेंट नेवी में मुझे नहीं जाना है। और मर्चेंट नेवी के इसमें उसने जो CET होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो इंजीनियरिंग को या मेडिकल को दी जाती, वो भी उसने स्किप की। सो नाउ उसके पेरेंट्स भी स्टक है, बच्चा भी स्टक है, और सब लोग स्टक है भी करना क्या है अभी आगे, बिकॉज CET के बिना तो एडमिशन मिलेगा नहीं। तो सर ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब पे आते हैं, इनको रियली हमें फॉलो करना है या जितना हमें नॉलेज चाहिए उनसे उतना ही रखना है? जी। ओके, बिकॉज कैसा है, करियर इज समथिंग जिस पे मतलब आपके गोल्स डिफाइन होते हैं। ओके, और 1 साल वेस्ट मतलब बहुत नुकसान होता है ऑनेस्टली, जबकि पेरेंट्स लाइक ब्लू कॉलर वर्कर्स है, गरीब फैमिली से है, या लोअर मिडिल क्लास है, तो वैसे बच्चों के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले तो आप स्टक कहीं नहीं होंगे। वो जो बच्चा एंट्रेंस नहीं दिया ना, तो खैर वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि वो पर्टिकुलर कोर्स नहीं कर सकता। लेकिन उस पेरेंट को और स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि डेस्टिनेशन अगर आपने डिसाइड कर लिया है ना, तो बहुत सारे वेज हैं, राइट। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। ये पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं उनको मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखिए, एक डिसीजन लेते हैं हम लोग 10th लेवल पर, राइट। कि मुझे स्ट्रीम का चॉइस करना है। राइट। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, जैसे ही आपका 11th कंप्लीट होता है, चाहे आप कॉमर्स में हो, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आप आर्ट्स में हो, आपको एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। वापस से उस थॉट प्रोसेस को लेकर आना कि वाई आई हैव टेकन साइंस स्ट्रीम, राइट। मैंने कॉमर्स क्यों लिया है। अभी कॉमर्स स्ट्रीम के या साइंस स्ट्रीम का जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये ब्रेक लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 12th के बेसिस पर अब एडमिशन बहुत कम जगह पर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एंट्रेंस है। तो ये थॉट प्रोसेस दोबारा इसलिए हो कि मुझे अब कौन से एंट्रेंस पर अपनी नज़र रखनी है। और तकरीबन महाराष्ट्र स्टेट का जो महा-CET सेल है, वो 19 CET इस बार कंडक्ट कर रहा है, प्लस नेशनल लेवल का जो NTA है, वो तो नंबर ऑफ टेस्ट उसके पास इतने ज़्यादा हैं कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। तो ये कौन से टेस्ट को टारगेट करना है ना, ये 12th स्टार्ट होने से पहले इस पर डिस्कशन होना चाहिए। जैसे LLB करना है अगर किसी स्टूडेंट को, तो लॉ जो 2 तरह से होता है, एक आप 12th के बाद कर सकते हैं और एक आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। लॉ 12th के बाद वाला उसका CET अलग है एंट्रेंस, और ग्रेजुएशन के बाद वाला B.Ed आप 4 तरह से कर सकते हैं और 4 तरह का एंट्रेंस है। तो इवन फॉर्म भरते वक्त भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। राइट। आपने मर्चेंट नेवी की बात किया, इसलिए बच्चों को IMU CET देना पड़ता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का CET देना पड़ता है। राइट। अगर उसने मिस किया कोई मसला नहीं, वो नॉर्मल जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाए, या BSc फिजिक्स से करे, वो BSc जो है वो स्टैटिस्टिक्स से करे वो, या फिर BSc मैथमेटिक्स से करे, दोबारा वो जो है वो शिपिंग लाइन में आने के लिए उसके भरपूर चांसेस है। उसी तरह से ये जो एंट्रेंस है ना, एक्चुअली एंट्रेंस को मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा कि बच्चे इस बात को पता लगाएं कि उसको 12th में क्या करना है। जैसे अभी आपने अभी जो इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा हमारा छोटा मोटा वॉर हुआ था, आपने सोफिया कुरैशी का नाम सुना होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी, या इस तरह से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया कि मुझे अभी फौज में जाना है, डिफेंस में जाना है, मुझे फाइटर पायलट बनना है। आपको 12th में NDA का एग्जाम देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पायलट का पूरा कोर्स, जो कि एक्चुअली अगर आप कमर्शियल पायलट बनने जाएंगे ना सर, तो 80 लाख रुपया मिनिमम है, बाकी 1 CR प्लस होता है। लेकिन आप 12th पर अगर NDA को फोकस कर रहे हो, NDA क्रैक कर लिया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पायलट या जर्नल या जो भी आपको फील्ड में जाना है आपको मिलेगा। और ये जो IMU CET आप देंगे, उसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप जाएंगे, उसमें भी आपको काफ़ी मतलब फीस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो एक तो एंट्रेंस को थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, और अगर आपको लग रहा है आपने मिस कर दिया एंट्रेंस, कोई बात नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देख रहा हूँ कि वो खामखा जो है ना, प्रोफेशनल कोर्स के चक्कर में जो एंट्रेंस के बेस पे होता है, छोड़ दीजिए आप अगर आपने एंट्रेंस नहीं दिया है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी, कस्टम क्लियरेंस एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग, ऑप्टोमेट्री है, ऐसे 50 कोर्सेज हैं जो विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के होते हैं। एग्रीकल्चर की इतने सारे कोर्सेज हैं जो विदाउट एंट्रेंस के बेसिस पर आप कर सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है, या और इस तरह के दूसरे कोर्सेज है जिसके बेसिस पर बच्चा बहुत इजीली जो है वो कोई ना कोई करियर में जा सकता है उसके पसंद के। लेकिन थोड़ा सा ये कि
जितना टाइम हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, मैं कहूँगा कि 8th स्टैंडर्ड से हर बच्चे को एक पर्सनल डायरी बनाना चाहिए, ओके, जिसमें माई करियर करके उसका नाम रखिए आप, और उसको 5 साल के लिए आगे कंटिन्यू कीजिए। वो 1 साल वाली डायरी नहीं होना चाहिए। ओके, आप अपना इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपका जो एक्सपोजर, जो कुछ भी आप देख कर आए हैं वो सब आप लिखिए। जो चीज़ें आपको पसंद है वो लिखिए, और फिर ये सारे करियर ऑप्शंस को थोड़ा एक्सप्लोर करके आप आगे देखिए कि कौन सी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। सर जैसे आफ्टर 12th बहुत सारे लोग करियर काउंसलर सर्च करते हैं या उनकी हेल्प लेते हैं। तो कोई भी करियर काउंसलर हम हेल्प लेने से पहले क्या फैक्टर हमें कंसिडर करना चाहिए कि ये करियर काउंसलर इज़ अ राइट, यस, बिकॉज कैसे होता है कि इनकी फीस भी बहुत हेवी होती है, एंड कैसे कि लड़के को चाहिए तो मॉम डैड पूरा जान लगा देंगे उसके लिए। तो क्या फैक्टर हमें कंसिडर करना चाहिए? ये पहली बात तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ना कि लाइफ किसकी है, मेरी है। मैं अपनी लाइफ का डिसीजन किसी और को लेने नहीं दूं, पहली बात तो। हाँ, मैं उससे हेल्प लूं, मैं उससे गाइडेंस लूं, मैं उससे मशवरा करूं, मैं उससे पूछूं। लेकिन मैंने देखा है कई बच्चे, पेरेंट मेरे पास एज अ काउंसलर हमारे पास आते हैं गाइडेंस के लिए। सर आप बताइए इसको क्या करना है, आप ही डिसाइड कर दीजिए, सर आप ही बता देना कौन से कॉलेज में। मैं कह रहा हूँ मैंने अभी तो ये 15 मिनट भी नहीं हुआ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके बच्चे के डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? एंड मैं कौन हूँ आपके डिसीजन, आपके बच्चे का डिसीजन लेने वाला? तो पहली चीज हर पेरेंट और बच्चा ये नोट करे कि लाइफ आपकी है, डिसीजन मेकर भी आप होने चाहिए। हाँ, डिसीजन लेने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमसे पूछिए आप। तो पहला काउंसलर का रोल क्या है? आपको आउटसोर्स कर रहा है कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें जो आपको नहीं मालूम है, आप उसको जाके सरेंडर मत हो जाइए आप कि आप बता दीजिए क्या है। दूसरी चीज देखिए, काउंसलर्स जो है ना, कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली इस फील्ड में हैं, वो लोग बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो जो भी फीस ले रहे हैं वो फीस बता कर ले रहे हैं। तो वो आप पेरेंट्स समझ ले पहले कि भाई आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप अगर पेड काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेड काउंसलिंग में जाने से पहले आप स्टेट गवर्नमेंट के हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जो SCRT है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चों को मैं कह रहा हूँ, हमारा तकरीबन 450 लोगों का नंबर वो MAA.ma.ac.in इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। महाराष्ट्र का हर डिस्ट्रिक्ट का काउंसलर का नंबर उसमें लिखा हुआ है, शहर के नाम, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट के नाम है, उसके बाद में काउंसलर्स कौन है और उनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और पहले तो उनसे आप कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलेगा। दूसरा, अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा आप कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट कीजिए पहले। डायरेक्टली काउंसलिंग में जाने से पहले आप एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें अगर आप 500-1000 रुपये जो भी आपका जा रहा है वो वर्थ होगा। टेस्टिंग काउंसलिंग के बाद में एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसा मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी बताया कि आप वर्ड स्मार्ट हैं, आप स्पाशियल विजुअलाइजेशन वाले, आप नंबर स्मार्ट है, क्या है, तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। सब कुछ करियर काउंसलर पर मत छोड़िए। कुछ काउंसलर्स प्राइवेटली उन्होंने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, आप उनकी डिग्रियां देख सकते हैं कि वाकई वो। और दूसरा जो है, नॉर्मली बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं। मेनली जो ये काम कर रहे हैं वो टीचर्स हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। वो लोगों के पास इनफ रिसोर्स अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे वो, कि आप क्या कीजिए, पहले सेल्फ अपना लिखिए, मेरे मार्क्स, मेरा सब्जेक्ट चॉइस कौन सा अच्छा है, मेरा हॉबी क्या अच्छा है, ये थोड़ा सा होमवर्क आप खुद कीजिए। फिर उसके बाद में आप अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस में मैं कहूँगा कि आप पता कीजिए कि आपका एकेडमिक स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और आपका पर्सनैलिटी वाइज आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। उसके बेसिस पे बहुत हद तक आप खुद डिसीजन ले लेंगे। और अभी ज़्यादातर घरों में एजुकेशनल अवेयरनेस है, किसी ना किसी का कोई भाई बहन, कजिन भाई बहन पढ़ रहा है, एटलीस्ट आप उससे तो पूछ सकते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी में क्या है प्लस माइनस, इंजीनियरिंग में क्या है प्लस माइनस। थोड़ा सा इस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो डिसीजन लेना आसान होगा। राइट। तो सर कुछ बच्चे लाइक जो ग्रेजुएशन में हैं, उनको एक तो स्टेट सिविल सर्विस में जाना, MPSC या फिर UPSC, तो इसका प्रिपरेशन कब से करें स्टार्ट? देखिए, चाहे आपको UPSC करना हो या कोई भी कोर्स करना,
12th के बाद जब ग्रेजुएशन मोड में बच्चा चला जाता है ना, Right. तो वो एक अडल्ट माना जाता है। वो 18 साल का हो चुका है, वोटिंग राइट भी मिल चुका है, बैंक अकाउंट खुल चुका है, पासपोर्ट भी बन रहा है, सब कुछ उसके पास। तो वो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया से कनेक्ट नहीं है। बस वो अपने आप को कॉलेज का स्टूडेंट सिर्फ ना समझे। मेरी आप माने तो हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को कम से कम हफ्ते में ना 5 से 8 घंटा वर्क करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप किसी लॉयर बंदे के पास जाकर बोलिए कि सर, मतलब पहचान वाला कोई हो, हमारा डैडी का कोई फ्रेंड हो, उनको बोलिए कि सर मैं आपको हफ्ते में 2 घंटा मैं अपने बेटे को भेजूंगा, आप इसको कुछ काम दो, ऑफिस का फाइल रखने का या छोटा मोटा जो भी काम। 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उस बच्चे को एक फील्ड के बारे में मालूमात मिल जाएगी कि लॉ होता क्या है। राइट। या उसी तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म है, उसी तरह से सिविल सर्विसेज के जैसे आपने बात किया। हम लोगों को ये 3 साल या 4 साल जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बच्चा जब पढ़ रहा है ना, उसको कम से कम 8 से 10 फील्ड का एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी, राइट। ताकि वो ग्रेजुएशन के बाद ये डिसीजन ले सके कि कौन सा राइट फील्ड उसके लिए होगा। आपने नाम सुना होगा इंटर्नशिप का। मेडिकल फील्ड में 5.5 साल का MBBS का कोर्स का 4.5 साल एक्चुअल पढ़ाई है और 1 साल इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है कि एक्चुअल आपको प्रैक्टिकल करना है, अब राइट। जो कुछ आप पढ़ कर आए। ये पूरा सेम प्रोसेस जो है ना, हमको अब ग्रेजुएशन लेवल पर लेकर आना चाहिए। और बच्चे को इंटर्नशिप जो एटलीस्ट 5 से 6 फील्ड की करना चाहिए, ताकि उसको ये पता चल जाए कि वो कौन सी फील्ड का बंदा है। देखिए, सिविल सर्विसेज में जो भी बच्चा जा रहा है या गवर्नमेंट सर्विसेज में जा रहा है, उसमें 2 टाइप के जॉब है। एक ऑफिस टाइप का क्लरिकल जॉब है, और एक डिसीजन मेकर है, जो राइट। पॉलिसी मेकर्स हैं। आप अगर सिविल सर्विसेज या MPSC के क्लास 1 लेवल के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एटीट्यूड, आपका एक्सपोजर, आपका विजन उस टाइप का होना चाहिए। आप कोई क्लरिकल जॉब करने नहीं जा रही, अब बाबू बनने नहीं जा रहे कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, फीड करना है और आपको डिसीजन लेना है। आपको एक्चुअल हालात की शक्ल में, जैसे अभी अहमदाबाद का क्रैश हुआ, तो अब ऐसे टाइम पर एक डिसीजन लेना है क्या कि आप कितने फ्लाइट उड़ेंगे अहमदाबाद से, बराबर है। कितने दिन में उड़ेंगे, डर लोगों का दिल से कैसे निकालना है, कौन कौन से और एक्चुअल चीज़ें करना है हमको। ये डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी होना चाहिए। तो जो सिविल सर्विसेज जैसी फील्ड है ना, उसमें आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप 12th के बाद से ही ना आपका रीडिंग हैबिट बढ़ना चाहिए। आपको जो है वो पॉलिटिक्स, उसके बाद में न्यूज़ रीडिंग, जो न्यूज़पेपर में जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बिजनेस भी होता है, पॉलिटिक्स भी होता है, खेल कूद भी होता है, नेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स होते हैं, नॉर्मल एक्सीडेंट और इवेंट्स कुछ होते हैं। ये सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। और उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया, जैसे अहमदाबाद का इंसिडेंट हो, अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, या ऐसे कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला कुछ मेजर चीज़ें हो रही, उसको आपको नोट डाउन करना है। एक्सपोजर आपका जितना ज़्यादा होगा, रीडिंग जितना ज़्यादा होगा, आपके लिए सिविल सर्विसेज में जाना। दूसरी चीज़ है, आपको डिसिप्लिन लाइफ में होना ज़रूरी। आप डिसीजन मेकर हैं, आपकी लाइफ में आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि कब सोने का, कब उठने का, कब खाने का, कब किसको टाइम देने का। डिसिप्लिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा, हार्ड वर्किंग। चौथी चीज़ होता है कि आपको गिव अप नहीं करना है। आपने 12th फेल देखा होगा, राइट। वो बंदा बेचारा चंबल का, और आज जो है वो मनोज कुमार शर्मा एक IPS ऑफिसर है। तो आपको डेडिकेशन, देन उसके बाद पैशन, उसके बाद में रीडिंग हैबिट, देन उसके बाद कॉन्फिडेंस, ये आप 100% देने के लिए राजी हैं, तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपेयर करें। और मैं एक बात कहूँगा, मोस्टली सिविल सर्विसेज को जो टारगेट करता है ना, उसको ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट के और दूसरे जो एग्जाम्स हैं, MPSC के एग्जाम्स है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं अदर देन सिविल सर्विसेज, जैसे CBI में आपको जाना है, CID में आपको जाना है, या और इस तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी सर्विसेज है, रेलवेज के एग्जाम्स है, वो सारे एग्जाम्स को अपीयर करे, एक ऑफिसर लेवल के कैडर में आ जाए, देन उसके बाद में अपने आप को प्रमोट वो कर सकता है। सो सर, काफ़ी केसेस आते हैं हमारे पास, लाइक मार्क्स है, डिसाइडेड भी एक कौन से स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, बट पैसे नहीं होते। और कैसे होते हैं कि कुछ लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बट मॉर्गेज करने के लिए भी कुछ नहीं होता है उनके पास। बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होते हैं ये लोग। तो इनके लिए ऐसे फाइनेंशियल क्या प्रोविजन अवेलेबल है, ताकि बिकॉज कैसा होता है ना, मैंने देखा हुआ कि बच्चा पूरा डिमोटिवेट हो जाता है, रोता है,
और मॉम डैड को ऐसा लगता है कि भाई मेरा बच्चा डीमोटिवेट ना हो, मैंने कुछ नहीं किया लेकिन यार मेरे को इसको पढ़ाना है, तो ऐसे बच्चों के लिए सर ऐसी कोई संस्था है या कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनसे ये रिलैक्स हो जाए? और ये मैं बात कर रहा हूँ सर मेरिटोरियस बच्चों की। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फाइनेंस और फीस ये बहुत बड़ा रोल करता है फैमिली को भी। देखिए यहाँ पर भी मैं वही बात कहूँगा, लैक ऑफ नॉलेज। हमारे इंडिया में ना 2 टाइप के इंस्टीट्यूट है, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट है और एक पर्टिकुलर टाइप के इंस्टीट्यूट है जिसको बोला जाता है INIs, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ MBBS कोर्स की। MBBS कोर्स की फीस हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में वो 1.25 लाख रुपए तक है। अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे 8 लाख से 15 लाख रुपए, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे प्लस 20 लाख हो जाएगा। एम्स, नीट के बेस पे आपको MBBS में एडमिशन मिलेगा। राइट। एम्स हिंदुस्तान का नाक है, मतलब टॉप का मेडिकल इंस्टीट्यूट है। Agreed. वहां पे कोर्स MBBS की फीस कितनी है? 6,000 रुपए। 4.5 साल की फीस, 4.5 साल के कोर्स की फीस 6,000 रुपए। मेसिंग और बोर्डिंग बहुत सस्ता। उसके बाद में दूसरा स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ। एक बच्चा है, उसने MBBS का कोर्स में एडमिशन लिया, 8 लाख से कम आपका एनुअल इनकम है। अगर आप लड़की है, गर्ल चाइल्ड है, महाराष्ट्र स्टेट ने पूरे के पूरे ट्यूशन फीस माफ कर दी उसका। बहुत बढ़िया। एक और स्कीम बता रहा हूं मैं, ट्यूशन फी वेविंग स्कीम, TWFS। ट्यूशन फी वेविंग स्कीम जो है TFWS, हर प्रोफेशनल कोर्स में 5% सीट रिजर्व है TFWS के लिए। इसमें भी आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ। जैसे अगर 1,40,000 फीस है ना इंजीनियरिंग की, BE की, आपको TFWS सीट मिली है तो आपकी फीस हो जाएंगी 20,000 रुपया। 1,40,000 से डायरेक्ट फीस हो गई है 20,000 रुपये। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप है। अगर आप ऑर्फन है, ऑर्फन के लिए तो सीट रिजर्वेशन कर दिया अभी, एक सीट रिजर्व है हर मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोफेशनल कोर्स में आप, लेकिन आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दूसरी चीज जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक तो अवेयरनेस नहीं है, राइट। दूसरी चीज है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारा जो गरीब तबका है ना, उसको स्कॉलरशिप अवेल करना है। अगर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे आपको अगर ये मैंने कहा कि आपको 8 लाख से कम का आपको बनाना इनकम सर्टिफिकेट। राइट। अब डैडी काम करते हैं, केले की दुकान लगा रहे हैं, छपड़े पर कुछ जो है वो छोटे मोटा कुछ कारोबार कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स भरते नहीं है वो, तो वो कैसे अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे? इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको नगर सेवक का एक लेटर चाहिए, राइट। आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए। अगर ये 2 चीज़ आपके पास है, आप आराम से तहसीलदार के ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट बनाइए। इनकम सर्टिफिकेट हमारे पेरेंट अगर नहीं बनाएंगे तो कैसे चीज़ें मिलेंगी आपको? आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, आप जिस घर में रह रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं है आपका, तो थोड़ा सा हमको राइट पेपर वर्क करना पड़ेगा। और देखिए, जब आपको कोई लाखों रुपए दे रहा है ना, तो वो ऐसे तो सजा के दे नहीं देगा। राइट। अब हमारे पेरेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं देता। जबकि हमने देखा है कई स्टूडेंट्स को लाखों रुपए स्कॉलरशिप मिलती है और पूरी पूरी फीस माफ हो जाती है। राइट। लेकिन ये कि आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। कुछ इंस्टीट्यूट वाले कभी कभी चालाकी करते हैं, फीस पूरा लेते हैं, लेकिन आप डरते हो, आप बोलोगे मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा मेरे बच्चे के साथ में। तो ये मतलब एक स्ट्रगल वाला टाइम होता है जिसमें आप गिव अप कर दोगे तो आपको कोई नहीं देगा। मैंने बोला ना, आपका हक है तो आपको लेना पड़ेगा, बराबर। और उसके लिए थोड़ा डटे रहना पड़ेगा। राइट। आप डरिए मत किसी से। हाँ, ये मैं वही कहूँगा कि नीचे से, जैसा हमने अपनी स्कूल में सर डॉक्यूमेंट्स डे मनाया, इसीलिए हर बच्चे को एक फाइल दिया, उस फाइल में सारे फोल्डर्स हमने लगाए, फोल्डर्स में पूरा नाम दिया, यहाँ पर आपका आधार कार्ड रखना है, यहाँ पे आपका राशन कार्ड रखना है, यहाँ पे आपका रिजल्ट्स रखना है, यहाँ पे आपका LC रखना है, यहाँ पे आपका ये, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप बचपन से बनाते हुए आए हुए, आपका 90% 10th में आया, आपका 12th में 85% आया, आप अगर किसी ट्रस्ट में जा रहे हैं, आपने 1st स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड का भी रिजल्ट बता दिया कि देखो मेरा रिकॉर्ड तो ये भी है, राइट राइट। तो क्यों नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप? तो थोड़ा सा ये प्रेजेंटेशन है ना, हमको करना पड़ेगा, हमने डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि हम जो है वो, कई प्राइवेट ट्रस्ट हैं, जैसे आपको पता है CSR फंड
8.5% देना है सबको। राइट कोटक एजुकेशन फाउंडेशन है, उसी तरह से टेक महिंद्रा है, उसी तरह से right. ऐसे टाटा है, फेयर एंड लवली है, ऐसे तकरीबन मेरे पास 50 से ज़्यादा स्कॉलरशिप का लिस्ट है प्राइवेट, मतलब जो गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं और बहुत ज़्यादा उनका क्राइटेरिया भी नहीं है मार्क्स का। राइट बट ये है कि वो आपको पेपर वर्क तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। और एक चीज़ क्या है मालूम है, बच्चे चाहते हैं कि उनको, पेरेंट्स चाहते हैं उनको डायरेक्टली पैसा मिले, जबकि इस तरह से होता है कि डायरेक्टली कॉलेज में फीस जो है वो दी जाती है, या गवर्नमेंट से भी फी इम्बर्स होती है, डायरेक्ट रीइम्बर्स होती है। राइट तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है मैं कहूँगा। और कुछ नहीं तो मैंने और आपने डिस्कस किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट आप लाखों रुपए का कोर्स हज़ारों रुपए में ऑनलाइन तरीके से सीख सकते हैं। राइट और फील्ड में आइए, 3 से 4 साल 5 साल उसमें दीजिए। दीजिए आपने ज़ेरोदा का या देखा है आपने कि वो बंदा 9th और 10th पढ़ के उसके बाद में फील्ड में लग गया। एक बार आप जब अंदर चले जाएंगे, और देखो कोई भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना है ना, तो डिग्री और मार्क्स के बेस पर नहीं होता। एक फील्ड का पूरा एक इकोसिस्टम होता है। जैसे मैं भी टीचर हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर पेमेंट है, वो लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन एक टीचर वो है जो धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ाता है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता है, वो भी तो टीचर है। राइट एक वो टीचर है जो अन अकेडमी में पढ़ाता है, पीडब्ल्यू में पढ़ाता है। मेरी और उनकी सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 25 लाख रुपए का पैकेज है उनको, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं खाली अगर ये माइंडसेट बना के चल रहा हूँ, मैं टीचिंग इसलिए करूँगा क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को यहीं पे स्कूल में जॉब मिलना चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, मैं तो टीटी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तो यहाँ पे करप्शन है, एक्स है, वाई है, तो मेरे पास दूसरे रास्ते हमको पता होना चाहिए। पर्सनल ट्यूशन, खास तौर पे अभी तारे ज़मीन पर आ गए, जो एलडी स्टूडेंट्स होते हैं, जो थोड़ा सा इशू है जिनको, स्पेशल टीचर की सर इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, लेकिन स्पेशल टीचर का बीएड कोई करना ही नहीं चाह रहा है। अभी भी नॉर्मल टीचर बनने के लिए बीएड नॉर्मल कर रहे हैं। आप थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे ना, पर आर बेसिस पर आपको मतलब हज़ारों रुपए मिल रहे हैं। मेरे पास कम से कम मतलब मंथली 2 से 3 बार ये रिक्वायरमेंट होता है कि सर कोई स्पेशल टीचर दीजिए, मेरा बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मेरा डिसलेक्सिया वाला है, मेरा डिस्ग्राफिया वाला बच्चा है, उसको मैथ्स ऐसे सिखाना है। आप इस तरह से ट्रेन होकर जाएंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। राइट बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने सर। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर मेरा आपसे कि आजकल के यूथ बच्चों को और पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमको ज़्यादा मतलब मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन है ना, ओवरलोडेड है, मुझे ऐसा लगता है। इतनी ज़्यादा मालूमात लोगों के पास है ना, और उसकी वजह से मिस गाइडेंस भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आप है ना, जो प्रकृति जिसको बोलते हैं ना नेचुरल फेनोमेना ना बड़े होने का, अभी हमारे वहाँ सक्सेस स्टोरी लोग देखते हैं जो इन्फ्लुएंसर, आप जैसे अभी मैंने ज़ेरोदा का भी नाम ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि इनको रातों रात कामयाबी मिल गई। कामयाबी हासिल करने का सीधा साधा ही फंडा है। आप पहले फील्ड का चॉइस कीजिए, बराबर, उसके बाद उसमें मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, फेलियर का सामना कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, फिर आपको फल मिलेगा। सिंपल मैं ये बोलूँगा कि ग्राउंड लेवल पर रहकर नेचुरली आगे बढ़िए, अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। राइट हमारे बड़ों से भी तो थोड़ा ज्ञान लीजिए, थोड़ा मोबाइल साइड में रख दीजिए। मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ मोबाइल में है, लेकिन मोबाइल के अलावा भाई हम ह्यूमन हैं, तो मैन और मैन का जो कनेक्शन है ना इमोशन से, वो मोबाइल वाले को नहीं पता है। अल्टीमेट लाइफ में क्या है, हम सब कुछ क्यों करना चाहते हैं। अगर मैं पैसा लेकर और मतलब बैंक बैलेंस बहुत कुछ है और टेंशन है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही रात में, तो ऐसे पैसे का क्या करना है हमको। बराबर, थोड़ा सा ऊंच नीच होगा, थोड़ा हो सकता है मैं 5 स्टार होटल में नहीं जाऊंगा, 2 स्टार होटल में जाऊंगा, गर्म रोटी नहीं मिलेगी, ठंडी मिलेगी, बस इतना ही होगा, लेकिन बहुत सुकून से मैं अपनी लाइफ गुजारूंगा। तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को यही बोलूँगा कि नेचुरली आप आगे बढ़िए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा देखकर मतलब कंपटीशन करना, उस जैसे बनना, और जिसको बोलते हैं ना जेलेसी, ये सब चीज़ों को छोड़कर नेचुरल आगे बढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू। सो थैंक्स अ लॉट सर, फॉर कमिंग हियर, और काफ़ी अच्छे इनपुट्स आपसे मिले, और काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमारे शो में आके? नहीं, मैं तो आपकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक्स हैं, और इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कशन होना चाहिए। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का यही रीज़न है कि
जो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे क्या इम्पोर्टेंट है, लाइक ग्रास रूट पे जो काम करते हैं उनकी मैसेजिंग या उनके इनपुट्स लेके आम जनता को उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है. So this is what the motto, for this podcast, and that's why the experts like you, we invite और आपसे हम कुछ inputs लेते ताकि citizens को उसका फ़ायदा मिले. So guys, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. फिर से हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट के साथ. थैंक यू. नमस्ते.